क्या पढ़ा था? ये पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा था ना। तो कुछ ये बताया था कि कल ना जो हम ये बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो ना दो तरीके से जाने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा है चीज़ें ऊर्जा ना दो तरीके से चलती है। एक तो चलती है ऐसे जिसमें एक कण मूव करते हुए चलता है और किसी चीज़ से टकराता है तो हम देखते हैं भाई उसके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि वो विस्थापन भी कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। यानी उस चीज़ में एनर्जी है, जिस भी चीज़ में वर्क करने की एबिलिटी उसमें एनर्जी है, ये डेफिनेशन है एनर्जी की। ठीक है, तो चलती हुई चीज़ों में एनर्जी होती है। फिर हमने वेव वाला देखा है कि अगर हमारे पास पानी वानी है, उसके अंदर मैं अगर हिलाऊँ एक जगह पानी को तो दूसरी जगह तक मोशन पहुंच जाता है, तो यानी वहाँ भी वर्क डन हो रहा है। तो एनर्जी वेव के तरीके से जाती है, इसमें कुछ गया नहीं है, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रैवल की है। डिस्टर्बेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? डिस्टर्बेंस मतलब क्या कहते हैं, ये समझ ले इसको, कोई चीज़ को हम वो करते ना, हलचल कर दें किसी चीज़ में, हाँ कंपन कर दें, उसमें हिला डुला दें उसको, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्टर्बेंस। तो एक बार कहीं डिस्टर्ब कर दिया तो वो डिस्टर्बेंस दूर तक ट्रैवल करती है। लेकिन इसके लिए एक मीडियम होना चाहिए। पानी के अलावा एक और एग्जांपल है इसका, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कैसे तेरे कान तक आवाज़ जा रही है, आवाज़ कैसे एक जगह दूसरी जगह आती जाती है, ये 10वीं तक पढ़ते हैं ना, कहीं 9वीं में पढ़ाते हैं कहीं, साउंड कैसे एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करता है। साउंड भी वेव के तरीके से ही ट्रैवल करता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के आसपास, गले के आसपास की जो हवा होती है ना, वो कंपित होती है। और जब वो कंपित होती है ना तो वो अपने आसपास की हवा को कंपित करती है, वो उसके आसपास की, वो उसके आसपास की। ऐसे करते करते ये कंपन उस हवा में पहुंच गया जिस हवा के आसपास तेरे कान है। फिर वो कान के अंदर एक जगह है, वहाँ चला गया कंपन, वहाँ भी हवा है, एक जगह तक हवा है, फिर एक जगह जाके बंद हो जाता है, वहाँ तक हवा जा सकती है। जिस जगह बंद हो जाता है उसको बोलते हैं कान का पर्दा। ठीक है, तो जब वो हवा बार बार ऐसे कान के पर्दे को ऐसे मारती है ना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हिलती है, एक सेकंड में कई बार हिलती है, मैं हाथ उतनी बार नहीं हिला सकता जितनी बार हिलती है, तो ऐसे ऐसे मारती है बहुत बार। तो जब कान के पर्दे को ऐसे हिट करती है वो, तो पीछे एक बोन होती है जो उस पर्दे में जैसे चिपकी होती है, तो जब कान का पर्दा ऐसे ऐसे हिलता है तो वो बोन ऐसे हिलती है। ठीक है, उस बोन के कंपन से, उस बोन के थोड़ा आगे और जाके और भी बोन्स होती हैं, तो वो कंपन बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद उसके आसपास न्यूरल कैविटीज़ होती है, जहाँ तक ब्रेन की न्यूरॉन्स आ रही है। उस कंपन की वजह से एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। जब भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी से कब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है ना, तो इस घटना का नाम है पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। ये सब याद नहीं रखनी है, ठीक है, सुनने वाली बात है। अब वैसे रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ तो दोबारा भी सुन सकता है, तो ये टेंशन मत लियो कि तू दोबारा देख लियो उसको, बस तेरे को टाइम देना पड़ेगा, चलते फिरते भी सुन सकता है तू। हाँ लगा लिया, सुन लिया, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना तो जो सुनते हैं वो सुनते ही है भाई, कुछ ना कुछ तो सुन ही रहा होता है ना आदमी। जब से अपन तो बाइक पे ट्रैवल करते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही है, कभी कुछ चल रही है, तू भी कुछ ना कुछ सुनता रहता होगा। तो अभी का जो टाइम है, हमेशा तो हम कुछ ना कुछ न्यूज़ ही कंज्यूम करते रहते हैं ज़्यादातर टाइम। तो ऐसे कभी सुन लिया, कभी ऐसे तो रिवाइज़ कर लिया कि बस उस दिन क्या हुआ था। तो अब वो जो कंपन की वजह से उस न्यूरॉन्स में ना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, फिर वो ब्रेन तक जाता है, फिर उस ब्रेन उसका एक मीनिंग समझता है, भाई क्या बोल रहा हूँ तुझे। अब जैसे मैं तेरे को हिंदी में बात कर रहा हूँ, तेरे को समझ में आ रही है ना, मैं बोलूँगा भाई तेरा नाम क्या है, तो ये एनर्जी पहले पर्दे तक गई है, लेकिन तूने समझा क्वेश्चन को, वो तो दिमाग में हुआ है ना। अब मैं तेरे को कुछ और भाषा में पूछूँ कोई और चीज़, तो तू उससे बता देगा भाई। जैसे मैं पूछता हूँ तेरा नाम क्या है, तो तू आंसर दे सकता है ना। लेकिन मैं तेरे से बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ भाई
अच्छे काजव बोल। नहीं है। क्यों नहीं समझ में आया? क्या कान तक आवाज़ नहीं आई? आ गए पर दिमाग का चीज़ को दिमाग में उसमें पहले से कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो ईस्टर्न रशिया है वहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर रशियन बोली जाती है, अलग तरह की है वो। जैसे बल्गेरियन लैंग्वेज में या पोलिश लैंग्वेज में है कि भाई तेरा नाम क्या है, अच्छे काजव। तो अब तेरे को समझ में आ गया तो तेरे को कोई भाषा में पूछेगा तो पता लगेगा, ठीक है। तो ये भी कैसे ट्रैवल कर रहा है, ये भी वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है। ऐसे बहुत चीज़ें होती होंगी जो करती होंगी। अब दिखता तो ये भी नहीं है ना हमें, लेकिन करता ऐसे ही है। स्पीकर जो बना रखे हैं वो कैसे आवाज़ आते हैं, उसका पर्दा ऐसे से हिलता है। जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड डालेंगे उसी फ्रीक्वेंसी पे हिलेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी बार हिल रहा है, उस हिसाब से वो एयर के मॉलिक्यूल को हिलाता है, आवाज़ बनती है। समझ रहे बात को? तो वेव मोशन से भी एनर्जी एक जगह दूसरी जगह जाती है। पार्टिकल को हिला रहा है तो वर्कडन नहीं हो रहा, भले ही छोटे स्केल पे हो रहा है, बड़ा वाला नहीं है, ये ईंट को नहीं खसका रहे। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल भी हिल रहा है तो उसमें एनर्जी लग रही है। अगर कॉन्सेप्ट फिजिक्स का लगाओ तो कि वर्क डन, जहाँ भी फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वहाँ भी लग रही है। तो इस पूरे में एनर्जी कैसे ट्रैवल कर रही है, एक वेव की तरह ट्रैवल कर रही है। तो ये दो तरीके से एनर्जी एक जगह दूसरी जगह आती जाती है, ठीक है। ये डिस्कशन था। अब ये जो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इन दोनों में से कैसे एक जगह दूसरी जगह जाती है? ये एनर्जी तो है, इतना तो पता है। देख, एनर्जी आ रही है तभी तो हमारे रेडियो में वेव बन रही है, तभी तो मैं रेडियो सुन रहा हूँ। कोई एनर्जी तो ट्रैवल होके आ रही है जो मेरे एंटीना के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन कर रही है। वर्क डन मतलब उनको डिस्प्लेस करके हटा रही है। इलेक्ट्रॉन जिनसे एटम बना हुआ है, जब एटम इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है, और दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी हुई है, तो तू यही बोलेगा ना कि दुनिया की हर चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही सोच के ही तेरे को सब समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हिला रहा होगा तभी करंट बन रहा है, उसी को हम पकड़ रहे हैं। तो ये भी एनर्जी तो है। कल हीट, उस दिन हीट का एग्जांपल दिया था मैंने, भाई अगर तू पानी ले और उसको गर्म कर तो ढक्कन आराम, उस पर ढक्कन रख दे, ढक्कन रखा रहेगा। अब ढक्कन नीचे रखा हुआ है क्योंकि उस पर वेट लग रहा है, वेट ने उसका लगा। अब वेट के, अब किस चीज़ को उठाना है मुझे, तो इसके वेट के बराबर फोर्स लगाऊंगा ना तब उठेगा ये भी पढ़ेंगे हम फिज़िक्स में। अभी हमने वर्क वाला, वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। तो अभी केमिस्ट्री पे आ गया था, एक क्लास इसकी रख लेते हैं, ये वाली, ये वेव, इस पे बात कर लेते हैं एक दिन। अब ये हो जाता है ना कि छोड़ नहीं सकते बीच में, कोई एक टॉपिक पढ़ लो लेकिन रिकॉर्ड करते रहो इसीलिए। इससे बहुत चीज़ आसान हो जाएगी कि कब कौन सा, कभी भी कर सकता है तो कोई भी। खैर, तो इसको उठाने के लिए ना इसके वेट के बराबर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा तब उठा सकता हूँ। समझ रहे बात को? अब वो ढक्कन को अगर भाप उठा रही है तो इसका मतलब क्या है, ढक्कन के वेट के बराबर फोर्स लगा रही है तभी तो उठा रही है ना। तो उसके पास कहाँ से आई फोर्स लगाने की एबिलिटी? पहले तो नहीं थी, हीट देने से ही तो आई। तो यानी हीट के अंदर भी क्या है, एनर्जी। जो भी चीज़ वर्क कर सकती है वो एनर्जी, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल वेव से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है या वेव से ट्रैवल करती है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? इसी क्वेश्चन का आंसर समझने में बाकी चीज़ें हैं जो बताई जाएंगी। ओके, लाइट के बारे में ही बात है भाई सारी। ये लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है? ये भी बताया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है कि कुछ लोग थे, मैंने फिर फ़ोटो दिखा रहा था मैं, भाई कुछ लोग दुनिया में ऐसे थे जो ये मानते थे लाइट वेव है, कुछ मानते थे पार्टिकल है। अब वो पागल तो नहीं थे ना, मानते थे। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से लोग मानते थे लाइट पार्टिकल वे से आती है, ठीक है। और वो कौन लोग थे जो वेव मानते थे? तो एक एक करके दोनों की बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे पहले देख पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें, उसको बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मान ले मेरे पास ना कोई मेटल है मेटल का मतलब हुआ जैसे कोई भी चीज़ जिस पे थोड़ी एनर्जी पड़े और वो इलेक्ट्रॉन दे देना, उस चीज़ को मेटल बोलते हैं। हर वो चीज़ जिस पे एनर्जी पड़े और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएं, वो चीज़ें मेटल है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे पोटाशियम है, सोडियम है। तेरे को ये एलिमेंट के नाम याद है? पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये याद है? सीक्वेंस में याद है? नहीं ऐसे याद नहीं, एक बार देखूंगा तो याद हो जाएगा। 10 में शायद ये पढ़ाया गया था मेरे ख्याल में। ये देख, ये याद, 10 में। नंबर 1 इस सीक्वेंस में याद करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इसमें आ नहीं रही, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 15 हो गए, 16, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये कम से कम ये 20 याद करना है पहले, ठीक है। इसका सिंबल होता है H इसका सिंबल होता है HE, इसका सिंबल होता है Li, इसका सिंबल होता है Be, इसका सिंबल होता है B, इसका सिंबल होता है C, इसका सिंबल होता है सिर्फ N, इसका सिंबल होता है O, इसका सिंबल होता है F, इसका सिंबल होता है Ne, इसका सिंबल होता है Na, इसका सिंबल होता है Mg, इसका सिंबल होता है Al, इसका सिंबल होता है सिलिकॉन Si, इसका सिंबल होता है सिर्फ P, इसका सिंबल होता है सिर्फ S, इसका सिंबल होता है C और फिर स्मॉल l, इसका सिंबल होता है AR, इसका सिंबल होता है Ca, इसका सिंबल होता है Ca, K और उसका Ca। तो ये एलिमेंट है 18 शुरू के 20, इनको याद कर लेना है। तो इनमें से कुछ मेटल भी हैं, कुछ नॉन मेटल भी है। फ़िलहाल के लिए मेटल पे थे, एक में तो मैं इनके बारे में बताने लग जाऊँगा तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरह के जो मेटल होते हैं, कई होते हैं ऐसे, इन मेटल्स में ना एबिलिटी होती है क्या, अगर इनके ऊपर लाइट पड़ी ना तो इनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। यार 3-4 दिन से हवा चल रही है भाई, लग रहा और जब से हवा चल रही है ना तब से थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है। हाँ, वो ग्रेप 4 भी चालू है ना। ग्राफ 4 मतलब? ग्रेप 4 चालू किए थे गाड़ी वगैरह का और स्कूल वगैरह पे। हाँ, स्कूल वगैरह बंद कर दिए। वैसे भी तो यार ये पास तो क्रिसमस डे ही था, 2-4 दिन ऐसे ही झूठ मूठ की बातें करके स्कूल बंद करवा देंगे। स्कूल में अभी ये हो रखा है, ऑनलाइन जा रहे हैं अभी ये बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना, हाँ, यही बता रहे थे कि ऑनलाइन भी है सर, मर्ज़ी है आपको ऑनलाइन जाके लेनी है, ऑनलाइन लेनी घर से ही ले लो, वरना आपका मन करे चले जाओ।
2-3 बच्चे आते हैं क्लास में। सपोज इसके ऊपर लाइट पड़ी, एनर्जी पड़ी, और ये एनर्जी ई है, मान ली इसको ई बोल रहा हूँ मैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इस घटना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ तेरे लिए, मैं ऐसे भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेरे को ही समझाना है, तेरे को लिख के ही बताना ना, कई बार समझने में तो टाइम लगेगा। इसमें इसको यही बोलना है ना, अगर ऐसे बोले तो कि एनर्जी, देख मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं ना भाई हम तो। A phenomena of ejection of electron from the metal surface as soon as radiation of energy more than threshold energy fall over the surface of metal। इतनी लंबी डेफिनेशन है। A phenomena of ejection of electron from the metal surface as soon as radiation of energy more than threshold energy fall over the surface of metal। किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इजेक्शन मतलब निकलना, जैसे ही मेटल पे एनर्जी पड़े थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, ठीक है। अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको समझने इससे पहले ना हमें कुछ और भी समझना पड़ेगा। ये टॉपिक जो है ना, ये एक करके हाँ हालांकि एक में से 2 टॉपिक समझना जो होता है ना वो आसान होता है, लेकिन टाइम लेता है, और याद करना जो होता है ना वो मुश्किल होता है, लेकिन वो जल्दी हो जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो अगर याद करके कहीं लिख देगा तो उसको तो यही लेगा ना, तो आता है उसके पास थोड़ा ना, तो उससे वो तेरे से बाल की खाल निकाल रहा है वो तेरे से। लेकिन जो उन लोगों ने मिल के किया ना वो सब कुछ, वो उसको हम कैसे स्कूल के लेवल पे पढ़ाएं वो है बना हुआ पूरा ये, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से सुन ले और फिर दोबारा रिवाइज कर ली और आराम से आ जाएगा। एक बार समझ में आ जाएगा ना तो याद रखना बहुत इजी हो जाएगा भाई। बड़ी बात है, समझ टाइम लगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसने कैसे एक्सप्लेन किया था उससे पहले ना तो ये समझना पड़ेगा मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेट मैक्स प्लैंक थ्योरी क्या है, या मैक्स प्लैंक ने क्या किया था, या प्लैंक्स थ्योरी क्या है। तो एक थोड़ा सा हम प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे। एक बंदा था, उसका नाम था मैक्स प्लैंक। ये समझ ले आइंस्टाइन का जोड़ीदार होगा। जहाँ पर ये दोनों कभी साथ में किसी यूनिवर्सिटी में रहे थे, ठीक है। तो इसने एक उसमें थ्योरी प्रपोज की थी, या पहले की थी लेकिन पॉपुलर तब हुई थी, उसको प्लैंक थ्योरी बोलते हैं। उसमें क्या किया था उसने बोला कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना वो वेव है, वेव अज्यूम कर लिया उसने, और उसने बोला उसकी जो एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये इसको बोलते हैं न्यू, लेटर का नाम है, ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
ये देख फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी वेव को ना हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ना वो ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है, और ये है उसकी भाई जो भी एनर्जी है, और ये सपोज टाइम है। तो एक सेकंड में इसको एक साइकिल बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आया फिर यहाँ पहुँचा, एक साइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ से चला, फिर यहाँ वापस इसी पॉइंट पर पहुँच गया, एक साइकिल हो गया। या फिर तो ऐसे भी समझ सकता है, एक इस वैल्यू से लेके एक इस वैल्यू तक एक साइकिल हो गया। या तो ऐसे भी समझ सकता है कि इस वैल्यू से एक इस वैल्यू तक साइकिल हो गया, ठीक है। एक सेकंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट पर सेकेंड। एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। इसके लिए सिंबल है कैपिटल टी, इसके लिए सिंबल है न्यू। इनका आपस में एक फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t। टाइम की यूनिट तो सेकंड होगी। ये टेढ़ा होता है हाँ, ये वी जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा वेव ही है, वेव है इसमें। वेव के जो सिंबल्स है ना वो सारे वेव ही है, मतलब उसमें तेरे को टेढ़ा मेढ़ापन दिखेगा। तो इस टाइम की तो यूनिट सेकंड ही हो जाएगी भाई, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगी, सेकंड नीचे है ना, ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे। कोई भी चीज़ के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा तो उसकी पावर क्या है, 1 होती है। तो यहाँ पर सेकंड की पावर 1 है ना, टाइम सेकंड, सेकंड में ही होगा। तो ऊपर लाऊंगा तो सेकंड -1 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे करने से ना पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये कहीं फॉर्मूले की तरह लिख दूँ तो बोलेगा तो, ये थोड़ा सा ना, जैसे मान ले 1/, में लिखा है x², 1/, तो इसको तू x की पावर -2 लिख सकता है। ये इसका और इसका एक ही मतलब है, ऊपर आया साइन चेंज हो गया। और ऐसे अगर कोई चीज़ लिखी है, मान ले अब मैं तेरे को बताऊं x की पावर a, तो हो जाएगा x की पावर -a। और अगर ऐसा लिखा होता है x की पावर -a, तो इधर आके हो जाता है x की पावर a। साइन चेंज हो जाता है, जब ऊपर नीचे करेगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसको घेरा। क्यों चेंज हो जाता है वो मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए उस क्यों में नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। ये मुश्किल जो है ना साइंस में पढ़ने में, वो सबसे बड़ी यही है ना, हर जगह से एक दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। तो उसी टॉपिक को उसी टॉपिक पे ध्यान लगाना। अब तू पढ़ेगा तो दिक्कत क्या आएगी, तेरे को पढ़ते पढ़ते कुछ ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, अगर वो सब समझ नहीं आया तो वो सब पूरा समझ नहीं आएगा। ऐसे ही होता है ना। वैसे तो एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। चल वो भी यहीं बता देता हूँ। इस पूरी वेव की जो ये लंबाई है ना, इस लंबाई को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। मान ले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखता हूँ मैं, इस लंबाई को बोलते हैं वेवलेंथ। इसका सिंबल है ऐसा। तो इससे इसकी लंबाई को भी बोल सकता है, सेम दूरी होती है ये भी। ये तो ये था,
और तू क्रैश से क्रैश भी बोल सकता है, मतलब ये इस वाले से इस वाले की लंबाई भी सेम ही है। तो लेंथ ऑफ वन वेव को बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। खैर ये है फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव है ना, ये सारी जो मैंने बताई थी कल, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये वो रेडिएशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इसमें सिर्फ इसको देख सकते हैं, मतलब हमारी आंखें जो है ना इसी के लिए सेंसिटिव हैं, ये सब नहीं देख सकते हैं, लेकिन होती हैं, ठीक है। इसके सबूत है। रिमोट कैसे काम करता है टीवी का, क्या जाता है रिमोट से लेके टीवी तक? तो तू देखिए रिमोट में ना आगे इंफ्रारेड सेंसर होता है, तो वहाँ से एक इंफ्रारेड लाइट जाती है। वो लाइट जो है तो ये आँखों से नहीं दिखेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम होती है, जो लाल रंग हमें दिखाई देता है उससे भी कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो दिखाई नहीं देती वो। लेकिन अगर तू रिमोट चलाए और फ़ोन के कैमरे में देखे ना, तो कैमरे में तेरे को वो गुलाबी कलर की चमकती हुई दिखाई देगी। कैमरा इंफ्रारेड को पिक कर सकता है नाइट विजन की वजह से। कैमरे को जो रात में देखने, फ़ोटो देखने के लिए बना रखा है ना, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वो इंफ्रारेड को कैप्चर करता है। पानी पी ले भाई, पानी पी ले, नींद आ रही है। पानी पी ले थोड़ा सा, नींद आने लगती है ना। हाँ, नींद आने लगती है, सबसे बड़ी दुख यही है। वहाँ कब जाना है? वहाँ कितने बजे जाना है? निकलूँगा 6 साढ़े 6 भैया के यहाँ। हाँ क्या टाइम है? अभी तो 3 बजे हैं, 3:30 तक पहुँचेंगे। इसलिए मैंने तेरे से पूछा। 10 मिनट की है रास्ता। सही है, कहानी है, सुन लियो, फिर से सुन लियो, वापस सुन लियो। ओके, तो ये बता दिया मैंने। अब प्लैंक की थ्योरी समझते हैं। तो हर रेडिएशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। प्लैंक ने ये बोला कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये एक नियम दिया प्लैंक ने। इस नियम को गणित में ऐसे लिखते हैं, एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस साइन को प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, ठीक है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं ना कभी भी, तो एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर ये जो k है वो है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक नाम रख रखा है हमने, एक स्पेसिफिक नाम, ठीक है, कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। क्योंकि देख, कांस्टेंट तो कभी भी आ सकता है ना। किसी भी मैथ्स की इक्वेशन में जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है उसका भी वैसे समझ ले तो एक सही रहेगा। जैसे मान ले मैं बोल रहा हूँ एक ये इक्वेशन है x इज इक्वल y इज इक्वल टू 2x बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछूँ मैं कि क्या x को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो y बढ़ेगा क्या? तो अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y क्या आएगा? 0। x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y क्या आएगा? 2 इंटू 1, इधर देख, इधर 1 रखूँगा इस जगह तो 2 गुणा 1 2 हो जाएगा ना। यहाँ x की जगह वो वैल्यू रखती जानी है। x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y क्या आएगा? 4। x की वैल्यू 3 रखूँगा तो, x की वैल्यू 4 रखूँगा तो, x की वैल्यू 5 रखूँगा तो, समझ गया ना। बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ऐसे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या x बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो तेरा आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर ऐसा कभी भी हो रहा होता है ना कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आ रही बात?
लेकिन मान ले कभी तेरे को इक्वेशन नहीं पता, तेरे को बस यही पता है कि ये चीज़ बढ़ने से ये चीज़ बढ़ेगी, बस इतना पता है, लेकिन तू उस पर मैथ्स तब तक नहीं लगा सकता जब तक ना इक्वल ना लिखा हो, क्योंकि मैथ्स के सारे जो नियम है वो इक्वल के अराउंड है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, क्या हो गया, इक्वल है दोनों तरफ कुछ कुछ ऐसा करते जाते हैं हम कि इक्वल ही रहें, और ऐसे ऐसे करते करते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैथ्स का यही प्रिंसिपल है, इक्वल का साइन लगता है ना हर क्वेश्चन में। तो उस हिसाब से अगर इक्वल लगाना चाहता हूँ मैं, मैथ्स अप्लाई करना चाहता हूँ मैं इस पर, तो मुझे कुछ तो, अब मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट लगा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ भाई इस कांस्टेंट में वो सारी बातें आ गई जो उस इक्वेशन में ये कांस्टेंट में थी, जैसे 2 था, 4 था, 5 था, 6 कुछ भी था, वो सारी बातें किस में आ गई होंगी, इस के में आ गई होंगी। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो इसलिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, कि वो कोई भी इक्वेशन रही होगी उसमें कुछ भी बात रही होगी, मेन प्रोपोर्शनल है, वो सारी बातें इस के में निहित है, ठीक है। बढ़े आगे, तो इसीलिए कभी भी के आता है। अब अलग अलग सिचुएशन में उस के का नाम रख देते हैं लोग। यहाँ पर प्लैंक ने उसका नाम रखा क्या, प्लैंक कांस्टेंट। इसका एक सिंबल है एच। अब तेरे को ये एच याद आ रहा है, बोर के फॉर्मूले में आता है एंगुलर मोमेंटम में, तो वो एच क्या था, वो ये था। वहाँ कैसे बताऊँगा, जब डिफाइन ही इसी प्लैंक ने किया अपनी थ्योरी में, तो वहाँ नहीं बता सकते ना उसको। यही है, पूरी कहानी सुननी पड़ती है तब समझ में आता है भाई, अच्छा ऐसे ऐसे सब लेना देना इसका। चल ठीक है, आगे बढ़। इसको उठाकर वहाँ उस दिन इसकी वैल्यू भी लिखी थी मैंने, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और इसकी यूनिट होती है सेकेंड्स, जूल सेकेंड्स, ठीक है। दोबारा वैल्यू लिख दी, बहुत छोटी वैल्यू है इसकी, बहुत छोटी, 10⁻⁻34। मतलब छोटी का मतलब ये होता है भाई कि ना हमारी आम दुनिया की जो नापें होती हैं उसकी तुलना में हम बोल रहे हैं छोटी। छोटी बड़ी तो क्या ही है ब्रह्मांड में, ये क्या बहुत बड़ा है। उस दिन बात कर रहे थे ना, गैलेक्सी है, ये वो है, फलकाना ढिमकाना है, तो उस स्केल पे ये भी बहुत छोटा सा। छोटा बड़ा तो बस एक रिलेटिव साइज़ होता है कि कंपेयर करते हुए बोलते हैं, लेकिन छोटा नहीं है, एक है, जो भी है ये, ठीक है। छोटा बोल बड़ा बोल तेरे को जो मर्जी बोल, लेकिन 10⁻⁻34 के यूनिट में होता है ये। अच्छा, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला बेसिकली प्लैंक का हम ऐसे लिख देंगे, समझिए। चल ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ गया। जब ये फार्मूला वहाँ यूज़ होएगा तो ये काम आएगा उस समय आगे पर। एक दूसरी चीज़ भी है जो समझनी पड़ेगी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पढ़ा तूने है ना, इलेक्ट्रॉन सुन लिया ना, इलेक्ट्रॉन का नाम भाई। एटम जिन कणों से बना है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है। चल रदर नील्स बोर ने जितना बताया उतने से इतना तो समझ में आया ना कि भाई न्यूक्लियस है होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सारे मास सारा उसमें है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। निश्चित ऊर्जा कक्षों पर घूमता है ना, ऐसा है एटम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बात है कि इलेक्ट्रॉन की ना एनर्जी जो है वो 3 टाइप की हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है पॉजिटिव, या हो सकती है नेगेटिव, या हो सकती है 0, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यही 3 वैल्यू हो सकती है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्वेश्चन है कब क्या होता है, किस सिचुएशन में क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में एक आंसर देता जा रहा हूँ तुझे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव तब होती है जब ना इलेक्ट्रॉन है और ये ना मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, किसी वेलोसिटी v से। तो इसकी कुछ जो भी एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी होगी ना इसके पास, 12 mv², ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका मास भी होता है इलेक्ट्रॉन का, होता है ना, उस वाले में लिखा था मैंने वहाँ पर 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम।
याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये सब पेपर में जब भी आएगा दिया होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है, चल भी रहा है, तो जो भी इसकी एनर्जी होगी इसको पॉजिटिव बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन है, मूव करते हुए जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है कि पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव तब होती है जब ना इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है किसी एटम में, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो क्या यहाँ से क्या समझ में आई? अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है और मूव करते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, और किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है। यही समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, ज़ीरो कब होगी? दोनों बात समझ में आ गई। अब ज़ीरो कब होगी ये भी समझ ले। ज़ीरो तब होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो किसी न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगा रहा, लेकिन मूव करते हुए एक तरफ भी नहीं जा रहा, कहीं पर स्थिर है, तब हम बोलेंगे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? ज़ीरो। ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये दोनों मजबूरी हैं, ये इसलिए मूव करना पड़ रहा है क्योंकि एनर्जी है तो मूव करना पड़ रहा है, न्यूक्लियस घुमा रहा है इसलिए घूमना पड़ रहा है, लेकिन अभी ये क्या है? ये फ्री है। ठीक है। फ्री का मतलब अगर इसको कोई एनर्जी मिल जाए तो वहाँ जो एनर्जी मिल जाए वहीं चला जाएगा ये। कोई अभी अपनी मर्जी नहीं है कि मेरे को इधर जाना है या मेरे को न्यूक्लियस में घूमना है, इसलिए अभी ये फ्री है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ओके, बहुत बढ़िया भाई। अब मान ले एक एटम के अंदर हो गया ये, अब इसके बाद इस पर ये समझ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। मान ले एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब इन एटम्स में किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता लेंगे? इस सीक्वेंस में याद करेगा ना, तो जो जिस नंबर पे आ रहा है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमें ये याद करना है। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा हर एटम का। ठीक है। अच्छा, कोई भी है मान ले एटम, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होता है ना, दूर मतलब न्यूक्लियस से सबसे दूर, उस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? नेगेटिव है, और मैं बाहर निकालना चाहता हूँ उसे, उसकी जो भी एनर्जी है वो नेगेटिव है। अभी बताया नेगेटिव होती है एटम में एनर्जी। मान ले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -10। ठीक है। कितनी है? -10। और तुझे उसको बाहर निकालना है। बाहर निकाल के क्या करना है? तुझे उसे फ्री करना है। तो तुझे उसकी एनर्जी कितनी करनी है? 0 करनी है। तो -10 में क्या जोड़ेगा कि 0 हो जाएगा? 10 जोड़ेगा ना। -10 + 10 0 हो जाएगा। तो तेरे को बाहर से कितनी एनर्जी देनी है? 10। जब तू बाहर से उस इलेक्ट्रॉन को 10 एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, लेकिन कहीं मूव भी नहीं करेगा। लेकिन 10 की जगह 12 एनर्जी दे देगा तो क्या होगा? 10 से तो बाहर आ जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ बाहर चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो एनर्जी थी, अब ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ना सिर्फ एटम को फ्री करने के लिए, इसका नाम है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी तू देगा किसी मेटल को, उसके एटम के लिए जितनी थ्रेशोल्ड चाहिए उससे ज़्यादा देगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो फोटो, अब ये डेफिनेशन को पढ़ेगा तो समझ में आएगा। फिनोमेना मतलब वो घटना होता है, एक ऐसी घटना जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? मेटल की सरफेस से निकलते हैं। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, इसको जैसे ही समझ लें। जैसे ही रेडिएशन उस पर गिरती है, इतनी एनर्जी की जो ज़्यादा हो, मोर देन हो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जैसे ही सरफेस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। इस घटना का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको नहीं समझा। लाइन का मतलब तो मैं बता रहा हूँ वही है, इसको एग्जैक्टली वैसे मत दे कि तो मैंने बना के लिखा है। अगर एक एक वर्ड को वैसे करके मतलब बताऊँगा तो मतलब नहीं बनेगा ना। इस लाइन का मतलब ये निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस घटना को बोलते हैं जिसमें हम उस मेटल के, किसी मेटल पे इतनी लाइट, इतनी एनर्जी डालें जो उसके एटम के थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है।
थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उससे ज़्यादा डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही किसी मेटल पे उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हम डालते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं समझ में आई बात? ओके, बहुत बहुत ईजी है यार। क्या टाइम हो गया? 3:21 हो गया। इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं। लास्ट बात बता के तेरे को छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। हम ये टॉपिक पढ़ने से पहले क्या क्वेश्चन किया था हमने? स्टार्ट करने से पहले ये किया था कि भाई हम ये जानना चाहते थे कि ये रेडिएशन पार्टिकल है, वेव है। फिर तुझे ये बताया कि भाई लोग मानते हैं वेव भी और पार्टिकल भी है। फिर ये बताने लगा कि कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूँ जिसमें ये पता लगेगा लाइट का नेचर पार्टिकल है। और फिर उसमें मैं तेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने लगा, ठीक है। लेकिन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा ना पढ़ने बैठे हम तो ये जानने बैठे ना कि भाई लाइट का नेचर पार्टिकल क्यों है। बीच में हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे ये बात प्रूव होती है कि लाइट जो है, ये जो चीज़ है, इसका नेचर क्या है, पार्टिकल है। ये बात समझना बाकी है अभी, ठीक है, कि इस चीज़ में, इस घटना में ऐसा क्या है जिससे ये सिद्ध होता है कि रेडिएशन जो आ रही है उसका क्या क्या प्रकृति है, उसकी क्या नेचर है, उसका पार्टिकल वाला नेचर है, पार्टिकल के मोड से एनर्जी आ रही है। ये कैसे प्रूव होता है इसमें, ये अभी बाकी है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब तू मिलेगा अगली बार तो पढ़ेंगे, क्यों पढ़ते हैं। अभी शुरू में क्या है, ये फिज़िकल केमिस्ट्री है, ये स्लो ही पढ़ी जाती है। एक बार तूने ये वाली केमिस्ट्री पढ़ ली तो बाकी सब चीज़ें इजी होती हैं। केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अगर ये आता है तो हमें बाकी समझ में आता है, नहीं आता तो इसलिए सबसे स्लो चलेगी ये, ठीक है। और तू ये तेरे लिए बहुत बड़ी, सबके लिए बढ़िया ही होता है कि एक स्लो भी चल रही है तेरे पास भी। अभी तूने स्टार्ट किया है, मैनेज कर रहा है सब कुछ, है ना भाई, टाइम वाइम ये वो, धीरे धीरे तू भी इसके साथ मैनेज कर लेगा। अभी थोड़ा थोड़ा ही होता है, उसको पढ़ लिया कर बस। ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। इतना ही होगा जितना तू मैनेज कर सके, लेकिन जितना हो रहा है ना उतने को ज़रूर करियो। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये भी कर दूँगा। उस दिन मैंने सोचा ऑडियो, फिर सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा कि भाई रिवीजन में आसानी रहे तेरी भी, और कोई और भी सुनना चाहेगा सुन लेगा, किसी को शेयर वेयर करना होगा कर दूँगा। देख भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने समझाया तो सुन ले। तो इसके लिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, देख लेंगे बाकी। तो अब तो जा रहा है, कब जाएगा?